लाला बद्री प्रसाद की सज्जनता प्रसिद्ध थी। उनसे ठक्कर तो कोई एक पैसा भी ना ले सकता था, पर धर्म के विषय में वह बड़े ही उदार थे। स्वार्थियों से वह कोसों भागते थे, पर दीनों की सहायता करने में ना चूकते थे। फिर पूर्णा की तो उनकी पड़ोसन थी, ब्राह्मणी भी थी, उस पर उनकी पुत्री की सहेली भी। उसकी सहायता वह क्यों न करते। पूर्णा के पास हल्के दामों के 2-4 गहनों के सिवा और क्या ही था। सोड़सी के दिन उसने वे सब गहने लाकर लाला जी के सामने रख दिए और सजल नेत्रों से बोली, मैं अब इन्हें आपसे पास रखकर क्या करूंगी। बद्री प्रसाद ने करुणा कोमल स्वर में कहा, मैं इन्हें लेकर क्या करूंगा बेटी। तुम यह न समझो कि मैं धर्म या पुण्य समझकर यह काम कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। इन गहनों को अपने पास रखो। कौन जाने किस वक्त इनकी ज़रूरत पड़े। जब तक मैं जीता हूँ तुम्हें अपनी बेटी समझता रहूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना होगी। सोट सी बड़ी धूम से हुई। कई सौ ब्राह्मणों ने भोजन किया। दान दक्षिणा में भी कोई कमी न थी। रात के 12 बज गए थे। लाला बद्री प्रसाद ब्राह्मणों को भोजन करा के लौटे तो देखा प्रेमा उनके कमरे में खड़ी है। बोले, यहाँ क्यों खड़ी हो बेटी, रात बहुत हो गई है, जाकर सो रहो। प्रेमा ने कहा, आपने अभी कुछ भोजन न किया है ना। बद्री प्रसाद ने कहा, अब इतनी रात गए मैं भोजन ना करूँगा, थक भी गया हूँ, लेटते सो जाऊँगा। यह कहकर बद्री प्रसाद चारपाई पर बैठ गए और एक क्षण के बाद बोले, क्यों बेटी, पूर्णा के मैके कोई नहीं है। मैं उससे नहीं पूछा कि शायद उसे कुछ दुख हो। प्रेमा ने कहा, मैके में कोई कौन है, माँ बाप पहले ही मर चुके थे। मामा ने विवाह कर दिया, मगर जब से विवाह हुआ कभी झांका तक नहीं। ससुराल में भी सगा कोई नहीं है। पंडित जी के दम से नाता था। बद्री प्रसाद ने बिछावन की चादर बराबर करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ पूर्णा को अपने ही घर में रखूँ तो क्या हरज है, अकेली औरत कैसे रहेगी। प्रेमा ने कहा, होगा तो बहुत अच्छा, पर अम्मा जी माने तब तो। बद्री प्रसाद ने कहा, मानेगी क्यों नहीं, पूर्णा तो इनकार ना करेगी। प्रेमा ने कहा, पूछूंगी, मैं समझती हूँ उन्हें इनकार ना होगा। बद्री प्रसाद ने कहा, अच्छा मान लो वह अपने ही घर में रहे तो उसका खर्च 20 रुपये में चल जाएगा ना। प्रेमा ने आर्द्र नेत्रों से पिता की ओर देखकर कहा, बड़े मज़े से। पंडित जी 50 रुपये ही तो पाते थे। बद्री प्रसाद ने चिंतित भाव से कहा, मेरे लिए 20, 25, 60 सब बराबर है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी ही नहीं सोचनी। अगर आज मैं ना रहूं तो कमला प्रसाद कौड़ी फोड़ कर ना देगा, इसलिए कोई स्थायी बंदोबस्त कर जाना चाहता हूँ। अभी हाथ में रुपए नहीं है, नहीं तो कल ही 4,000 रुपये उनके नाम किसी अच्छे बैंक में रख देता। सूद से उसकी परवरिश होती रहती। यह शर्त कर देता कि मूल में से कुछ ना दिया जाए। सहसा कमला प्रसाद आंखें मलते हुए सामने आकर खड़े हो गए और बोले, अभी आप सोई नहीं, गर्मी लगती हो तो पंखा लगा कर रख दूँ, रात तो ज़्यादा हो गई। बद्री प्रसाद ने कहा, नहीं गर्मी नहीं है, प्रेमा से कुछ बातें करने लगा था, तुमसे भी कुछ सलाह लेना चाहता था, तो तुम आप ही आ गए। मैं यह सोच रहा हूँ कि पूर्णा यहीं आकर रहे तो क्या हरज है। कमला प्रसाद ने आंखें फाड़ कर कहा, यहाँ अम्मा जी कभी राजी ना होंगी। बद्री प्रसाद ने कहा, अम्मा जी की बात छोड़ो, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कमला प्रसाद ने दृढ़ता से कहा, मैं तो कभी इसकी सलाह ना दूंगा। दुनिया में सभी तरह के आदमी हैं, ना जाने क्या समझे, दूर तक सोचिए। बद्री प्रसाद ने कहा, उसके पालन पोषण का तो कुछ प्रबंध करना ही होगा। कमला प्रसाद ने कहा, हम क्या कर सकते हैं। बद्री प्रसाद ने कहा, तो और कौन करेगा। कमला प्रसाद ने कहा, शहर में हम ही तो नहीं रहते, और भी बहुत से धनी लोग हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक हम भी कुछ सहायता कर देंगे। बद्री प्रसाद ने कटाक्ष भाव से कहा, तो चंदा खोल दिया जाए क्यों, अच्छी बात है, जाओ घूम घूम कर चंदा जमा करो। कमला प्रसाद ने कहा, मैं क्यों चंदा जमा करने लगा। बद्री प्रसाद ने कहा, तब कौन करेगा। कमला प्रसाद इसका जवाब कुछ न दे सके। कुछ देर के बाद बोले, आखिर आपने क्या निश्चय किया है। बद्री प्रसाद ने कहा, मैं क्या निश्चय करूँगा, मेरे निश्चय का अब मूल ही क्या, निश्चय तो वही है जो तुम करो, मेरा क्या ठिकाना। आज मैं कुछ कर जाऊँ, कल मेरी आंखें बंद होते ही तुम उलट पलट दो, व्यर्थ में बदनामी हो। कमला प्रसाद ने बहुत दुखित होकर कहा, आप मुझे इतना नीच समझते हैं, यह मुझे मालूम न था। बद्री प्रसाद बेटे को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर कि
मेरी बात से उसे चोट लगी है। तुरंत बात बनाई, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नीच नहीं समझता। बहुत संभव है कि आज हम जो बात कर सकते हैं वह कल स्थिति के बदल जाने से ना कर सकें। कमला प्रसाद ने कहा, ईश्वर ना करे कि मैं वह विपत्ति झेलने के लिए बैठा रहूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आप जो कुछ कर जाएंगे उसमें कमला प्रसाद को कभी किसी दशा में आपत्ति न होगी। आप घर के स्वामी हैं, आप ही ने यह संपत्ति बनाई है, आपको इस पर पूरा अधिकार है। निश्चय करने के पहले मैं जो चाहूँ कहूँ, लेकिन जब आप एक बात तय कर देंगे तो मैं उसके विरुद्ध जीभ तक न हिलाऊंगा। बद्री प्रसाद ने कहा, तो कल पूर्णा के नाम पर 4,000 रुपये बैंक में जमा कर दो और यह शर्त लगा दो कि मूल में से कुछ ना ले सके। उसके बाद रुपए हमारे हो जाएंगे। कमला प्रसाद को मानो चोट सी लगी। बोले, खूब सोच लीजिए। बद्री प्रसाद ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, खूब सोच लिया है, देखना केवल यह है कि इसे स्वीकार करती है या नहीं। कमला प्रसाद ने कहा, क्या उसके स्वीकार करने में भी कोई संदेह है? बद्री प्रसाद ने तिरस्कार भाव से कहा, तुम्हारी यह बड़ी बुरी आदत है कि तुम सबको स्वार्थी समझने लगते हो। कोई भला आदमी दूसरों का एहसान सिर पर नहीं लेना चाहता। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। गए घर की बात जाने दो, लेकिन जिसमें आत्मसम्मान का कुछ भी अंश है वह दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहता। मुझे तो संदेह ही नहीं, विश्वास है कि पूर्णा कभी इस बात पर राजी न होगी। वह मेहनत मजदूरी कर सकेगी तो करेगी, लेकिन जब तक विवश न हो जाए हमारी सहायता कभी ना स्वीकार करेगी। प्रेमा ने बड़ी उत्सुकता से कहा, मुझे भी यह संदेह है, राजी होगी भी तो बड़ी मुश्किल से। बद्री प्रसाद ने कहा, तो तुम उससे इसकी चर्चा करना कल ही। प्रेमा ने कहा, नहीं दादा, मुझसे ना बनेगा। वह और मैं दोनों ही अब तक बहनों की तरह रही हैं। मुझसे इस ढंग की बात अब ना करते बनेगी, मैं तो रोने लगूंगी। बद्री प्रसाद ने कहा, तो मैं ही सब ठीक कर लूँगा। हाँ, कल शाम मुझे अवकाश न मिलेगा, तब तक तुम्हारी अम्मा जी से भी बातें होंगी। शायद वह उसके यहाँ रहने पर राजी हो जाए। कमला प्रसाद ने कहा, गृह प्रबंध में अपने को लासानी समझते थे, यूँ तो बुद्धि विकास में वह अपने को अफलातू से रत्ती भर भी कम ना समझते थे, पर गृह प्रबंध में उनकी सिद्धि सर्वमान्य थी। सिनेमा रोज़ रोज़ देखते थे, पर क्या मजाल थी कि जेब में एक पैसा भी खर्च करें। मैनेजर से दोस्ती कर रखी थी, उल्टे उसके यहाँ कभी कभी दावत खा आते थे। पैसे का काम धेले में निकलते थे और बड़ी सुंदरता से कभी कभी लाला बद्री प्रसाद से इस विषय में उनकी ठन भी जाया करती थी। बूढ़े लाला जी बेटे की इस उत्कृष्ट मनोवृत्ति पर कभी कभी खरी खरी कह डालते थे। Thank you for watching.